हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का टॉपिक है हम लोग का नेक। ये नेक यूजीसी के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सिलेबस में। हम लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमपीपीएससी का जो यूनिट सेकंड है पार्ट बी का, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब यूनिट फर्स्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से शुरुआत के 2 टॉपिक हो चुके हैं। आज जो तीसरा टॉपिक है वो नेक, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये किसी भी टॉपिक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, ऐसा डीपली हम लोग पढ़ें कि उससे कोई भी प्रश्न आए तो कम से कम हम लोग उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कंडीशन में रहें। केवल सतही ज्ञान आप लोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक फैक्ट कब बना, कितने सदस्य होते हैं, नाम कौन हेड है, बस। इससे ज्यादा क्या होता है सोचिए। जब तक आप उसके बारे में बेहतर और अच्छे से नॉलेज नहीं प्राप्त करेंगे तो जो सिलेक्शन का आधार हमेशा 10-5 प्रश्न होते हैं, उसी के अंतर से हमेशा लोगों का सिलेक्शन होता है और उसी के आधार पर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप लोगों से एक बात के लिए ज़रूर हम कहेंगे कि आप लोग इसको बहुत सीरियस पढ़िए और बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो जब तक आप लोग उसके बारे में जानकारी नहीं करेंगे तब तक वो संभव नहीं है। देखिए, यूनिट सेकंड हम लोग ने कंप्लीट करा दी है। उसके लिए एक ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप चाहें तो यूनिट सेकंड के पूरे 12 वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, इस बात को हम दावा करते हैं, यदि आपने 12 वीडियो कंप्लीट देख लिए, उसके वेरी शॉर्ट नोट्स बना लिए और अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, तो आप ऐसा कोई भी प्रश्न होगा, शायद ही कोई प्रश्न होगा जो किसी भी कोचिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज के यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ, शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जो शायद आप लोग ना कर सके। तो एक बार आप आजमा के देखिएगा। और ऐसे लोग जिनको ऑनलाइन क्लास करनी है, लाइव क्लासेस करनी है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा फ़ोन नंबर है, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी जो भी होगी आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नेक। ये जो नेक है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमपीपीएससी भाग 2 है। भाग 2 का यूनिट फर्स्ट चल रही है अब, जिसमें से आज हम लोग तीसरा टॉपिक बिल्कुल सिलेबस के बेस में चल रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के आधार पर। बिल्कुल हम लोग यहाँ वहाँ भटक नहीं रहे हैं कि कुछ भी हम लोग पढ़ें। जो सिलेबस में दिया है उसका आज तीसरा टॉपिक है नेक। देखिए, जो नेक है उस नेक को ध्यान से आप देखेंगे तो इसका नाम ऐसे नेक ये बना हुआ है। ठीक है, नेक इसका फुल फॉर्म सीधा पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म देखिए, लिखा हुआ है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। मतलब पहले एन का मतलब ये है, फिर ए का मतलब ये है, दूसरे ए का मतलब ये है और सी का मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या तो पूछ सकता है कि नेक का फुल फॉर्म निम्नांकित में से कौन सा सही है। हो सकता है कि ए को चेंज कर दे एक बार, हो सकता है एन को चेंज कर दे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब आप श्योर होंगे, आपने पढ़ा होगा, तभी तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अटेम्प्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है जब तक आपके लिए, जब तक आप उसको बहुत अच्छे से पढ़े ना होंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है एमपीपीएससी के इस वाले एग्जाम में, इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, पहला टॉपिक तो क्लियर हो गया आपका। फैक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। और फुल फॉर्म जो याद रखेंगे उसके देखिए नीचे लिखा हुआ है एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब यूजीसी का एक ये स्वायत्त संस्थान है। पूछ सकता है जो नेक है वो किस संस्थान का स्वायत्त संस्थान है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह यूजीसी के का ही ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, अब एक तीसरा चीज क्या आती है, तीसरा आप देखेंगे तो एक लोगो बना हुआ है। पूछ लेगा ऐसा कौन सा निम्नांकित संस्थान है जिसके लोगों में भारत का मानचित्र की बना हुआ है और उसके अंदर क्यू लिखा हुआ है। जब तक आप इन छोटे छोटे फैक्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप बिल्कुल भी दो चार जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है उनको शायद ही, हमें लगता है कि करना मुश्किल होगा आपके लिए। बाकी हो सकता है आप कर भी लें, लेकिन यदि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। ये 3 चीजें हो गई। ये पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका एक ऑटोनॉमस बॉडी हो गई, और तीसरा इसका लोगो हो गया। इस आधार पर आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये नैक एक्चुअली है क्या और क्या काम करता है। जो नैक है, नैक संस्थान गुणवत्ता की स्थिति की समझ प्राप्त करने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थान, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, या इसी प्रकार से कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान, उनका मूल्यांकन
और मान्यता आयोजित करती है। मतलब वो ये देखती है कि ये जो स्टैंडर्ड बना के रखा है उन्होंने, इस स्टैंडर्ड से कितने मार्क्स प्राप्त हुए। जनरली जैसे देखा होगा आपने, कोई बच्चा है वो क्या है, स्कूल जाता है, स्कूल जाने में उसको मार्कशीट मिलती है, देखा होगा आपने, ए ग्रेड मिल रहा है, ए प्लस मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है। उसी के आधार पर आप पूरे साल का आकलन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नैक है, वो भी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन इंस्टीट्यूशन की क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, इस पर वो लोग कार्य करते हैं और अपना ग्रेड देते हैं। कैसे देते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। इस विषय में कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मैसेज या कमेंट्स करके हमसे बात कर सकते हैं। और साथ में ही आप यदि टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो जो भी हम लोग अपडेट दे रहे हैं उस अपडेट से आप लोग अच्छे तरह से वाकिफ रहेंगे टाइम टू टाइम। अब देखिए क्या है, नया क्या है, शैक्षणिक प्रक्रियाओं और परिणामों, पाठ्यक्रम कवरेज, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं, संकाय अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, सीखने के संसाधनों, संगठन, शासन, वित्तीय कल्याण से संबंधित अपने प्रदर्शन के संदर्भ में गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप संस्थाओं का मूल्यांकन करता है। देखिए, मूल्यांकन जो करने का आधार है, केवल हम गए नहीं, पढ़ाई अच्छी हो रही है, बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल इस बात पे नहीं। वो उन्होंने अपने पैमाने बना के रखे हैं कि हम किस पैमाने में, किस आधार पर और कितना सामने वाले को क्वालिटी दे पाएंगे। जैसे क्या है उनका रिसर्च, यदि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, चूंकि हायर एजुकेशन की बात चल रही है, कॉलेजेस वगैरह हो गए, यहाँ इवन आप देखिए यूनिवर्सिटीज हो गए, तो उसमें इस बात को भी लोग देखते हैं कि कितने लोग पीएचडी करके बैठे हैं, कितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, कितने लोगों ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है। ये सब उनके मार्क्स जुड़ते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी संस्थान में सबसे ज्यादा जो नैक का वेटेज रहता है वह रिसर्च के अंडर आता है। यदि क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ ले कि जो भी उनके मानक बनाए गए हैं नैक के द्वारा, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस टॉपिक से आता है या किस मत से आता है, जैसे आप देख रहे हैं सामने, उसमें सबसे ज्यादा किस में आता है, वो होता है अनुसंधान, रिसर्च। ये बाकी से भी आता है लेकिन सबसे वेटेज इसमें है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए जो ये नैक है, नैक में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एक एप्लीकेशन काम करता है, एक एप्लीकेशन काम करता है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, प्रगति। बिल्कुल अपडेटेड है ये। पूछ लेगा नैक के लिए कौन सा एप्लीकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा एप्लीकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए वो प्रगति। प्रगति आप, क्योंकि प्रगति चूंकि है, आप भी कैसी प्रगति हो रही किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में, इसको जोड़कर आप याद रख सकते हैं। इसके वर्तमान के जो निदेशक कौन है, डॉक्टर एस सी शर्मा। कौन है इसके, डॉक्टर एस सी शर्मा। ठीक, अब देखिए, और ये जो दो आपको चित्र दिख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक है प्रोफेसर भूषण सर और एक है जगदीश जी, प्रोफेसर जगदीश कुमार। ये देखा होगा, इनके नीचे आपने देखा होगा ईसी और जीसी लिखा है ना। आपको सबसे पहले हमने क्या बताया था, ये बताया था कि जो नैक है वो यूजीसी का एक स्वायत्त संस्थान है। ये तो आपने देखा होगा ना। तो स्वायत्त संस्थान है तो ऐसा स्वायत्त संस्थान नहीं है कि आप कुछ भी करो और हम आपको नजर नहीं रखें। जो संरचना बना दी गई है, उस जो डायरेक्टर हैं उनके ऊपर एक जीसी होती है, एक ईसी होती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और एक जनरल कमेटी होती है। उन दोनों कमेटी के बाद इनका कार्य शुरू होता है। मतलब उन्होंने क्या है, एक नकेल अपने हाथ में रखी हुई है, बाकी स्वायत्त हैं आप। और स्वाभाविक है जो जीसी होता है उसका हेड कौन है, यूजीसी के चेयरमैन। और ईसी क्या है, ईसी प्रोफेसर भूषण सर हैं। तो ये इन दोनों के आधार पर ही जो मेन संरचना बनती है, इनकी संरचना भी आगे देखेंगे हम लोग। तो ये दोनों भी ईसी और जीसी यदि प्रश्न में आ जाए, शायद एक स्टूडेंट ने किसी शायद टेस्ट सीरीज वो सॉल्व कर रहा था, उसमें ईसी और जीसी की चर्चा थी कि ईसी और जीसी चर्चा होती है कि नहीं होती है किस संस्थान में। तो ये आपको अच्छे से चल गया मालूम कि ये नैक के अंडर ही होती है, नैक में जीसी और ईसी है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। विजन और मिशन, अब हम लोग देखेंगे नैक का विजन क्या है, आगे की दूरदर्शिता क्या है, और उनका जो आगे का
कैसे कैसे वो सोच, किस सोच के आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए जो इस विजन मिशन में देखें तो स्व और बाहरी गुणवत्ता मूल्यांकन, प्रोत्साहन, पोषण पहल के संयोजन के माध्यम से गुणवत्ता को भारत में उच्च शिक्षा का परिभाषित तत्व बनाना है। मतलब उनका ये है विजन, ये विजन है। क्या विजन है? स्व और बाहरी गुणवत्ता मूल्यांकन, प्रोत्साहन और पोषण पहल के संयोजन, ये तीनों के संयोजन, मूल्यांकन, प्रोत्साहन और पोषण के संयोजन के माध्यम से गुणवत्ता को भारत में उच्च शिक्षा को का परिभाषित तत्व बनाना है। मतलब मेन चीज इसमें डालना है उन भारत की जो हायर एजुकेशन को यदि कोई परिभाषित करे तो यह तीनों चीजें उसमें मिलनी चाहिए। ये हो गया विजन और ये हो गया मिशन। मिशन क्या है? मिशन को भी बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न में सीधा पूछ सकता है कि नैक के निम्नांकित मिशन में से कौन सा मिशन इसका नहीं है। ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसकी थोड़ा सा आपको सोच बेहतर करनी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए इतना आसान कोई भी एग्जाम निकाल नहीं है। यदि आप कहें कि ये एमपीपीएससी का एग्जाम है, बहुत कठिन होता है, हमें नहीं लगता कि एमपीपीएससी, यूपीएससी या एक चपरासी का, प्यून का कोई भी एग्जाम यदि होता है तो जब तक आप जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक किसी भी एग्जाम में सफलता के आधार पर आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी आप करिए अच्छे से करिए तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, मिशन क्या है इसका? उच्च शिक्षा संस्थानों या उनकी इकाइयां या विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करना। मतलब यह मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करना है। दूसरा क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण शिक्षण और शिक्षण अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करना। मतलब रिसर्च मेन टॉपिक है ना, इसको बढ़ाने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट क्या है? उच्च शिक्षा में स्व मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता, नवाचारों को प्रोत्साहित करना। मतलब स्व मूल्यांकन मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से बैठा हो और वो वैल्यूएशन कर रहा हो, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रहा है? मूल्यांकन का मतलब ये है कि उसको खुद से पता होना चाहिए कि यदि वो कोई भी टीचिंग क्लास ले रहा है या पढ़ा रहा है या बच्चों का सिलेबस तैयार कर रहा है, तो वह स्व मूल्यांकन, खुद के मूल्यांकन के बेस पे वह अपनी बातों को जज कर सकता है कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है या उसमें और भी आवश्यकता है क्वालिटी मेंटेन करने की। ठीक इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए उनकी, स्वायत्तता भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं कि हमको दबा के रखे टीचरों को, उनको अंदर से कहीं उस वो भी उन्मुक्तता भी होनी चाहिए कि वो अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान, अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना। मतलब बीच बीच में टीचरों को या बाकी लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देना, उनको काउंसलिंग भी करना, ये उनके लिए जो अनुसंधान है उसमें अध्ययन करना, ये सब चीजें भी उनमें बताई गई है ये मिशन में। ठीक है, गुणवत्ता मूल्यांकन, प्रोत्साहन और जीविका के लिए उच्च शिक्षा के अन्य हित धारकों के साथ सहयोग करना। अन्य हितधारकों को सब, मतलब कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, आज इस संस्था का उस संस्था से एमओयू हो गया, इस यूनिवर्सिटी का उस यूनिवर्सिटी से हो गया। ये क्यों होता है? इसी के आधार पर ही होता है। अब है देखिए मूल ढांचा। मूल ढांचा को पढ़ें फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को आते हैं। इनमें देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच निम्नलिखित मूल्यों को बढ़ावा देना। कौन कौन से मूल्य बढ़ाया जाएगा इनके द्वारा? राष्ट्रीय विकास में योगदान, छात्रों के बीच वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना। वैश्विक दक्षता मतलब देखा होगा आपने, जो को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें कुछ टीचर किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, किसी अन्य इंस्टीट्यूट के जो बच्चे कहीं और आते हैं, आप देखो बच्चे भ्रमण में ले जा रहे हैं कि कई कई संस्थाओं को दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा? आदान प्रदान करना, जिससे वो क्या होगा? सब बातों को सीख सकें। छात्रों के बीच एक मूल्य प्रणाली विकसित करना, मतलब कहीं ना कहीं उनका भी असेसमेंट प्रोसेस बनाना। प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, उत्कृष्टता की खोज, मतलब एक्सीलेंस को भी खोजने की आवश्यकता है। अब देखो मेन आते हैं, जो हमने आपसे मेन कहा था, ये है संरचना। इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये नैक है, इस नैक का और ये और जो संस्थान है, संगठन है, उसका चार्ट दिया हुआ है।
क्या क्या चार्ट में है? ये है आपका मेन होता है जीसी, जनरल काउंसिल। क्या है? जीसी। पता है जिसके अध्यक्ष कौन थे जीसी के? देख पता है आपको ना, वो कौन थे? जो यूजीसी के चेयरमैन है वो जीसी के चेयरमैन होते हैं, तो जीसी के चेयरमैन हो गए। फिर दूसरा क्या हो गया? ईसी हो गया, मतलब एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उनके चेयरमैन हो गए। कौन चेयरमैन हो गए? वो अभी डॉक्टर भूषण सर को बताया वो। इन दोनों के बाद डायरेक्टर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बाद डायरेक्टर आते हैं। इसलिए ये जो दोनों कमेटियां हैं नैक की बहुत महत्वपूर्ण कमेटी के अंडर में आती हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ से? बाकी जो सेक्रेटरी एड्रेस इसका कोई इशू नहीं। मेन शुरुआत का जो टॉपिक था वो टॉपिक आपको अच्छे से समझना है कि सबसे टॉप में क्या होती है? जीसी होती है, फिर ईसी होती है, फिर डायरेक्टर होते हैं जो शर्मा जी। ठीक, अब समझ में आ गया आपको? यदि नहीं आया होगा, कुछ भी कंफ्यूजन होगा, तो प्लीज आप जरूर एक बार मैसेज या आप व्हाट्सएप में अपने डाउट को लिखकर भेज सकते हैं। जैसे समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए जो समितियां हैं, ये समिति बताई थी ना आपको, ये सामान्य परिषद, कार्यकारी परिषद और इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां होती हैं जो सामने दी हैं। केवल आपको एक बार पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो दो इंपॉर्टेंट है, सामान्य परिषद, कार्यकारी समिति, बाकी तो सिंपल सी हैं। इनको केवल आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सामान्य चीज है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम मेन आते हैं, ये मूल्यांकन और प्रत्यायन क्या, असेसमेंट और एक्रेडिटेशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है, इसलिए उच्च शिक्षा की मात्रा, बढ़ी हुई पहुंच और गुणवत्ता, प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और उत्कृष्टता दोनों पर एक प्रीमियम है। नैक की स्थापना स्वयंसेवी संस्थानों को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, एक प्रक्रिया के माध्यम से उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए की गई है, जो संस्था की भागीदारी के लिए जगह प्रदान करती है। मतलब कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन और प्रत्यायन, मतलब मूल्यांकन, देखो दो शब्द आ रहे हैं, एक मूल्यांकन आ रहा है और एक प्रत्यायन आ रहा है। मतलब मूल्यांकन पहली बात तो हम उसका एवेल्यूएट करेंगे, उसके विषय में जानकारी करेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे और उसके आधार पर हम उसको ग्रेडिंग देंगे, उसे क्या प्रत्यायन करेंगे, जिसके आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, आप संस्था, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बताया था हमें कोई स्टूडेंट्स है, उसको मार्कशीट में, या दो स्टूडेंट्स है, एक की मार्कशीट में लास्ट में मिली, उसमें A+ मिला और एक को B+ मिला। तो उस बच्चे के आधार पर साल भर बच्चे ने पढ़ाई कैसी की, पढ़ने में कैसा है, यदि कोई एक बार देखना चाहता है तो उस मूल्यांकन का जो सर्टिफिकेट है, प्रत्यायन है, उसके आधार पर देख सकता है कि यह दोनों में से बच्चा कौन सा ज्यादा होशियार है सामान्य स्थितियों में। तो इसलिए इसके लिए इसलिए बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं ये प्रत्यायन क्यों होता है, उसके लाभ क्या होते हैं। जो ग्रेडिंग दी जाती है वो क्या है, उसके लाभ क्या है। देखा ना, A+, B+, C+, ये सब दी जाती, क्यों दी जाती है और उसका फायदे क्या होते हैं वो देखना है हमको। एक सूचित समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से संस्थान अपनी ताकत, कमजोरियां और अवसरों को जानने के लिए, मतलब एक, हमने आपको बताया जिस प्रकार से स्टूडेंट है, ठीक स्टूडेंट की जगह आप कोई भी इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, और जो स्टूडेंट का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है जिसमें A ग्रेड B ग्रेड मिला हुआ है, उसकी जगह पे आप किसी भी संस्थान को दिया गया नैक के द्वारा सर्टिफिकेट जो A+, A, B, C जो भी है वो रहता है, उसी के आधार पर उसमें क्या होता है, उसकी क्या है ताकत, क्या है कमजोरियां, क्या है उसके अवसर, ये सब जानने के लिए उसमें दिया जाता है। दूसरा क्या है, योजना और संसाधन आवंटन के आंतरिक क्षेत्रों की पहचान की जाती है। मतलब यह जब पूरा आकलन किया जाता है उसके आधार पर कि यह संसाधन कितनी आवश्यकता है, कितनी फंडिंग की आवश्यकता है और सही में इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, इस बात का मूल्यांकन किया जाता है। परिसर वगैरह में वहां पर देखा जाता है कि जो परिसर है वो वास्तव में सुविधाजनक है कि नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित रूप से बनाया गया है कि नहीं। यहाँ तक कि इवन बड़े बड़े संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में या सभी संस्थानों पे आप विकलांगों के लिए पूरी व्यवस्था है कि नहीं है, वो आप चलना चाहें, जाना चाहें तो आरामदायक तरीके से जा सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे मेन ये चीजें हैं। फंडिंग एजेंसियां प्रदर्शन फंडिंग के लिए
वस्तुनिष्ठ डेटा की तलाश करती हैं। ये फंडिंग एजेंसी मतलब जिसको ये है कि हमको एक साल में इतने रुपए खर्च करने हैं संस्थानों को देकर जो संस्थान बेहतर होंगे। यदि उनके पास मान लीजिए 2 संस्थानों को देने के लिए पैसा है और 100 संस्थान आती हैं आवेदन करती हैं, मान लीजिए 100 संस्थान आती हैं, तब क्या होगा, वो किस आधार पर उनका चयन करेंगे? वो तो जाएंगे नहीं, मूल्यांकन करेंगे नहीं कि जाकर वो इतना खर्च करें। वो केवल उनसे पूछेंगे कि आपको नैक का सर्टिफिकेट मिला है और कौन सा ग्रेड मिला है, आप बताइए। यदि उन्होंने बताया कि हाँ हमें A+ मिला हुआ है, तो क्या होगा, बोले हाँ ये अच्छा है। यदि किसी ने कह दिया हमें B मिला हुआ है, तो वो समझे ये थोड़ी कम अच्छा है। इसी के आधार पर वो फंडिंग एजेंसियां देती हैं। शिक्षण शास्त्र के नवीन और आधुनिक तरीकों को शुरू करने के लिए संस्थान मतलब जो बहुत सारी जो हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनके लिए भी उन नैक के आधार पर वहाँ यूजीसी की तरफ से उनको अप्रूवल मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, संस्थानों के लिए दिशा और पहचान की भावना मतलब कहीं ना कहीं एक उनको दिशा मिलती। यदि उनका दो स्थिति है, यदि उनको अच्छा ग्रेड मिल गया तो क्या होगा, वो सब जगह बताएंगे। देखा होगा आपने अपने सभी आसपास के कॉलेज देखिए, सब में लिखा है नैक का A ग्रेड प्राप्त, नैक का B ग्रेड प्राप्त लिख के आता है ना कहीं वो पहचान ही बनाती है। और दूसरा यदि उन्होंने कम मार्क्स किए मतलब कम ग्रेडिंग प्राप्त की है, तो उस आधार पर भी वह अपनी ग्रेडिंग को बढ़ाने के लिए प्रयासरत कर सकते हैं। उनको दिशा मिल जाती है कि इन कारणों से हमारी ग्रेडिंग कम हुई, हम इसको अब ज्यादा बढ़ाएंगे। समाज प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विश्वसनीय जानकारी की तलाश करता है। मतलब कहीं ना कहीं समाज है, समाज का तात्पर्य आप और हम है। आप अपना एडमिशन कहीं कराने जाएंगे तो आपको ये, यदि आप जानकार हैं, आपको पता है कि नैक क्या होता है, नैक की ग्रेडिंग क्या होती है, तो देखेंगे आप सब जगह जाकर, अरे हाँ ये हम 10 महाविद्यालय में गए या 2-4 यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो ग्रेड है या कॉलेज में ग्रेड नैक का बहुत अच्छा है, तो वो समाज के अंदर आप डिसीजन ले पाओगे, हाँ यहाँ एडमिशन कराएंगे क्योंकि नैक की ग्रेडिंग अच्छी है। इससे भी एक आसानी होती है। नियोक्ता भावी रंग रूटों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी की तलाश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यदि हमको जॉब ढूंढना है, हम जॉब ढूंढना है, तो हम भी देखेंगे यदि कोई बहुत अच्छा संस्थान है, बहुत अच्छा संस्थान है, यदि उसको A ग्रेड मिला, तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में जाएं और अपने क्या करें, वहां पर जॉब लें, जिससे हमारी भी रेपुटेशन बढ़ेगी। यदि हम कभी विभाग में छोड़ के जाएंगे, इसका एक्सपीरियंस लगाएंगे, लोगों ने हाँ इस संस्थान से आप करके आए हो। इंट्रा और अंतर संस्थागत बातचीत, इंट्रा मतलब संस्थान के अंदर, और अंतर मतलब एक संस्थान से दूसरे संस्थान के अंदर जो बातचीत भी इसी आधार पे होती है कि आपका ग्रेडिंग कैसा है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे मेन चीज है पात्रता। किस आधार पर नैक का मूल्यांकन होता है, किस आधार पे? कोई भी संस्थान, हमने आज कॉलेज खोला और कल बोला कि आप नैक वाले आ जाइए हमारे यहाँ, आप कर लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा नियम नहीं है। कुछ नियम बनाए हैं नैक ने कि इस आधार पर हम व्यवस्थित गणना कर सकें। कैसे? जो भी होगा उच्च संस्था शिक्षा संस्थान मतलब चाहे यूनिवर्सिटीज हो या कॉलेज हो या ऐसे ही कोई संस्थान हो, उसमें कम से कम 2 बैच स्नातक, चाहे बीए के हो बीएससी हो, कम से कम 2 लोग फाइनल वहां से पास आउट हो चुके हों, मतलब 2 फाइनल ईयर के बच्चे निकल चुके हों वो, या 6 साल में से अस्तित्व में हो, या 6 साल से अस्तित्व में हो। देखो ये दोनों इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो 5 साल के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप में बीए एलएलबी है, ठीक है, यदि इनको करेंगे जो 5 साल का कोर्स है ये, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में यदि वो 6 साल बीत गया है तो भी वो नैक को आमंत्रित कर सकता है, या 2 बैच उनके स्नातक के निकल गए हों उस आधार पर भी वह नैक को आमंत्रित कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि अन्य शर्तें, जो इन दोनों के अलावा कुछ अन्य शर्तें भी दी हुई हैं जिस आधार पर नैक हो सकता है। कौन कौन सी शर्तें हैं? विश्वविद्यालय जो होंगे और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, इनके लिए क्या है, संस्थान ने कुछ पहचान करी है, व्यवस्था की है, जिस व्यवस्था के आधार पर और भी चीजें वो
इसका नेक को वो बुला सकते हैं। इसका ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि वो विश्वविद्यालय के आधार पर भी कुछ ऐसे मापदंड बनाए हैं जिसके आधार पर वह कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मापदंड वो आपको याद रखना है। हमने इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी ये रखती है कोई भी चीज आपको छूटे ना, तो बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। क्या है, बशर्ते संस्थान मानित विश्वविद्यालय और उनके ऑफ कैंपस यदि कोई हो तो MHRD UGC द्वारा अनुमोदित हो। NAC A&A के लिए गैर अनुमोदित ऑफ कैंपस विचार नहीं करेगा। मतलब कुछ चीजें उन्होंने बताई कि इस पे विचार करेगा, इस पे नहीं करेगा, बशर्ते इन संस्थानों में परिसर में प्रस्तावित पूर्णकालिक शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों में नियमित छात्र नामांकित हो। मतलब इस आधार पे भी हो, चाहे 2 बैच निकल नियमित हो तब भी हम वो नहीं करेंगे। बशर्ते देश के भीतर विधिवत स्थापित परिसरों यदि कोई हो तो A और एंड का मतलब है आपको एक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन, मतलब इन दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म है A&A, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों संस्थानों के हिस्से के रूप में माना जाएगा। NAC अपतटीय परिसरों की मान्यता का कार्य नहीं करेगा। ठीक, दूसरा क्या है, स्वायत्त जो कॉलेज होंगे, संगठन होंगे, इसमें भी कुछ है। क्या क्या है चीजें दी हुई है, बशर्ते कॉलेज संबद्धता के प्रयोजनों के लिए UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध हो। एक निजी और मानित विश्वविद्यालयों के संघटक कॉलेजों की विश्वविद्यालय की घटक इकाइयों के रूप में माना जाता है और इस प्रकार स्वतंत्र रूप से A&A के लिए विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे संघटक महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के साथ आने की आवश्यकता है। मतलब वो अकेले नहीं आएंगे, साथ में विश्वविद्यालय के साथ में आएंगे। बशर्ते, सेकंड क्या है, बशर्ते कॉलेज संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है वे सांविधिक व्यवसाय के नियामक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ या अन्य ऐसे सरकारी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं जो किसी विश्वविद्यालय के डिग्री प्रोग्राम के समकक्ष हैं। केवल एक बार पढ़ना था, बाकी कुछ नहीं, किसको हम देंगे किसको नहीं देंगे इस बात की बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तीसरा पॉइंट और है, ये इसमें भी क्या है, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4 जो होंगे उसके आधार पे पुनर्मूल्यांकन या उसके बाद चक्रों के आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान। इसको केवल एक बार पढ़िएगा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, अब मेन आते हैं हम लोग आगे और आगे। NAC के विवेक पर कोई अन्य उच्च शिक्षा संस्थान यदि इन सभी के अलावा NAC यदि चाहे कोई भी संस्थान है उसका भी मूल्यांकन वो कर सकता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, NAC जो है, जो हायर एजुकेशन होगा, उस दूरस्थ शिक्षा इकाइयों को कवर नहीं करता है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पूछ ले किसको किसको कवर कर सकता है, एक ऑप्शन ये भी डाल देगा और आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप इस बात को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन यूनिट्स हैं उनको वो कवर नहीं करेगा। अब क्या है, आकलन की इकाइयां। इकाइयां क्या क्या है, मेन जो इकाइयां हैं 3 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से होती हैं। 3 चरणीय प्रक्रिया से संस्थागत हो गए, विभाग हो गए और भी चीजें हैं, तो केवल आपको ये 3 याद रखना है। अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये देखो, ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों हो गई, प्रक्रिया। अब यहां तक तो NAC क्या है, NAC किन किन संस्थाओं को क्या करेगा। अब इस बात को देखो, NAC का जो तरीका होता है वो तरीका क्या है, वो ग्रेडिंग कैसे देता है। वो कम से कम देखो, ये कम से कम 7 मापदंड हैं। कितने हैं, 7 मापदंड हैं और एक मापदंड और ऐड हो जाएगा जिसमें वह नहीं अप्रूव करता है, वो उसको मिला लें तो टोटल 8 मापदंड हैं। क्या क्या वो हम पढ़ेंगे आगे। पहचान, वो 8 प्रकार से वह मूल्यांकन करता है जिसमें से 7 करने पर वो एक सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ आपका सर्टिफिकेट मिला, चाहे C ही मिला हो। ठीक है, और एक में वो उससे मना कर देता है। मतलब टोटल यदि आप माने तो 8 हैं और सामान्य रूप से 7 मापदंड दिए गए हैं। ठीक है, NAC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को 3 प्रमुख प्रकारों विश्वविद्यालय,
कॉलेज संबद्ध संघ कॉलेज में वर्गीकृत किया हुआ है और 3 प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कामकाज और संगठनात्मक फोकस के आधार पर विभिन्न प्रमुख पहलुओं के तहत इन मापदंडों को अलग अलग महत्व दिया गया। क्या क्या दिया गया है देखो, सबसे ज्यादा हमने आपको पहले बताया था प्रमुख संकेतक और वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज किसे मिलता है? शोध को। किसको मिलता है? शोध को। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, शोध का मैटर, ठीक है, अक्सर पूछ सकता है वो। देखिए 2 4 6 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आप सोचेंगे अरे ये तो आएगा नहीं, क्या पढ़ना है इतना। यदि आपने सोच लिया वो क्वेश्चन आ गया तो आपके सिलेक्शन का आधार रुक जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस बात को सोचे बिना कि नहीं ये चीजें आएगी नहीं आएगी, तब भी आप ध्यान से आपको पढ़ना है। अब देखो ग्रेडिंग हो गई, जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बारे में पढ़ लें। ग्रेडिंग आपकी 4 श्रेणियों होती है। किसमें? 4 श्रेणियों में होती है, ए बी सी और डी। बहुत अच्छा ए, अच्छा बी, संतोषजनक सी और असंतोषजनक स्तर को दर्शाते हैं ए बी सी डी। ग्रेडिंग कितनी है? 4 हो गई, ठीक। फिर क्या है? मतलब यदि कोई आप इस पूरे टॉपिक का एक मतलब है, यदि आपका नैक का मूल्यांकन हो गया है और नैक किसी भी आधार पर आप असंतुष्ट हैं तो आप इसकी जो है आवेदन 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक 50,000 रुपए तक का आपको जीएसटी का एक देना पड़ेगा आपको, गारंटी मनी, ठीक है। सिंपल सा, ज्यादा कुछ खास नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है संस्थान जो मान्यता प्राप्त स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। मान लो एक नैक आए और उनको एक ग्रेड दे गए, कोई भी ग्रेड दे गए, और यदि मान लो बी दे गए, वो चाहते हैं कि हम अच्छा करें और 1 साल बाद फिर बुलाएं, तो कम से कम 1 वर्ष पूरा के बाद ही पुनर्मूल्यांकन के लिए स्वयं सेवा कर सकते हैं, 3 साल पूरे होने के बाद नहीं। मतलब कम से कम जो भी किया हुआ है उसमें सुधार चाहते तो कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल के अंदर ये हो सकता है। प्रत्यायन के चक्र, मतलब एक्रेडिटेशन जो ग्रेडिंग दी जाएगी, वो चक्र कैसे चक्र पूरे होते हैं, क्या होते हैं? कम से कम 1 वर्ष पूरा करने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए स्वयं सेवा कर सकते हैं, 3 साल पूरे होने के बाद नहीं। वही सेम चीज है वो। अब मेन चीज हम लोग पढ़ेंगे, आकलन के परिणाम। जो आकलन के परिणाम है, वो आकलन के परिणाम क्या है? मूल्यांकन और प्रत्यायन अभ्यास का अंतिम परिणाम एक आईसीटी आधारित स्कोर होगा, जो गुणात्मक, देखो स्कोर हम बताए ना आपको, एक बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सब चीजें आपको देखने को आगे मिलेंगी, होगा, जो गुणात्मक मात्रात्मक मैट्रिक्स के मूल्यांकन का एक संयोजन है। इसे एक दस्तावेज के रूप में संकलित किया जाएगा, जिसके 3 भाग होंगे। कौन कौन से भाग होंगे? कितने? 3 भाग होंगे। एक पीयर टीम रिपोर्ट होगी, एक मात्रात्मक मैट्रिक्स होगा, तीसरा क्या होगा आपका? संस्थागत ग्रेड शीट में संस्थागत ग्रेड शीट शामिल है। और ये तीनों भाग को मिलाकर, ये तीनों जो भाग है ना, ये तीनों भाग है ना, इन तीनों भाग को मिलाकर नए क्या करेंगे? परिणाम अपने दस्तावेज बनाएंगे। किस आधार पे बनाते हैं? ये सामने आ गया आपका, मिला आपको? देखो ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में क्या है? मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कुल कितने हो गए आपके? कुल हो गए आपके 8। 8 हो गए ना। कैसे? ए हो, देखो ए वाले ये हो गया, ये बी वाले हो गए, एक सी वाला हो गया और एक डी वाला हो गया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब टोटल इन 4 को ए बी सी डी, आपने पहले देखा था ना कि ए बी सी डी, इन 4 आधारों पर वो मूल्यांकन करेंगे और ये चारों को कर लें तो कुल टोटल 8 प्रकार से उनका मूल्यांकन होता है, ठीक है। पहले जो सबसे, और इन अंक देखिए ध्यान से, आप अंक देखिए बड़ा आश्चर्य करेंगे। जो उनकी ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग किससे होती है? ये मैक्सिमम 4 पॉइंट, कितना है? मैक्सिमम 4 पॉइंट तक जाता है। किससे? 4 पॉइंट तक जाता है। अधिकतम इनका अंक 4 पॉइंट है और हर आधे अंक 0.5 में इनका ग्रेडिंग बदलती है। जैसे देख, ध्यान देखिए, 3.5 से 4 के बीच में ये क्या करते हैं? ए प्लस प्लस, माने
सबसे बेस्ट स्कोर इनका है, A++ मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और जैसे ही इसमें 50 घटाएंगे 3.5 में तो क्या होगा, नहीं 50, ये इसमें केवल 50 का अंतर आ रहा है। इस वाले में देखिए तो इसमें कितना अंतर आ रहा है, इसमें केवल 25 का अंतर आ रहा है। पहले वाले में जो सबसे टॉप ग्रेड होता है उससे 50 का अंतर हुआ, दूसरे वाले में कितना हुआ, 25 का अंतर हुआ। 3.25 से 3.5 के आसपास है। फिर इसमें भी क्या है, 3 से 3.25 है। फिर इसमें भी 25 का अंतर है, इसमें भी 25 का अंतर है। इसमें कितना है, इसमें 50 का अंतर आ रहा है। बी में क्या है, 50 का अंतर आ रहा है। ठीक, इसमें 50 का अंतर हो गया और इसमें भी 50 का अंतर हो गया। इससे जो इससे कम होगा वो, कुल मिलाकर मोटी मोटी चीज क्या है, ये 8 प्रकार से देते हैं। A B C D, ये 4 इसके इनके ग्रेड हैं। सबसे टॉप वाले को A+। यदि प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित एक संस्थान है, उस संस्थान को नैक के द्वारा A+ प्रदान किया गया, दूसरी संस्थान को A++ प्रदान किया गया, तीसरी संस्थान को B+ प्रदान किया, इन बताइए इन तीनों में से सबसे बेस्ट संस्थान कौन सा आपको है, पता होना चाहिए आपको। मान लीजिए या केवल A दे दिया जाए, एक संस्थान ने A प्राप्त किया है, तो क्या ये और बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है, हाँ नहीं पता नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। मतलब जब प्रश्न बनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इनको सीमाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 8 प्रकार हो गए, ए बी सी डी, डी हो गए, जिसमें से डी में क्या होगा, मान्यता प्राप्त नहीं है, और इन 7 में क्या है, मान्यता प्राप्त है। ये जो 7 होंगे इन्हें मान्यता प्राप्त है। ठीक, क्लियर है आपको, अच्छे से क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका नेक का लास्ट पॉइंट आ गया है, लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ 2017 से कुछ अलग चीज प्रभावी की गई। क्या किया गया है, एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, या ये पूछ सकता है कि IQAC है क्या। उच्च शिक्षा के संस्थानों के प्रदर्शन मूल्यांकन और मान्यता और गुणवत्ता उन्नयन के लिए अपनी कार्य योजना के अनुसरण में नैक का प्रस्ताव है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थान को एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को मान्यता के बाद गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई उपाय के रूप में स्थापित करना चाहिए। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज हुई ना। मतलब यदि पूछा जाए कि नैक यदि किसी भी संस्थान में अपना ग्रेडिंग देता है, गुणवत्ता सर्टिफिकेट देता है, और उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन रखे रहने के लिए उस संस्थान को एक कौन सी एक समिति, एक प्रकोष्ठ क्या होगा, स्थापित करना आवश्यक है। वो निम्न में से कौन सा प्रकोष्ठ है, तो ये आपका ये है, ये वाला प्रकोष्ठ है। ये प्रकोष्ठ हर संस्थान को मान्यता प्राप्त मिलने के बाद ये बनाना आवश्यक है, जिससे वो उसको मेंटेन कर सके। ये नहीं कि आज तो सब कुछ बढ़िया रंगा अच्छा बढ़िया सब कुछ बना दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, और जैसे नैक का सर्टिफिकेट मिल गया सब अलग कर दिया। नहीं, उसको मेंटेन रहा है, इसलिए प्रकोष्ठ आवश्यक है। और दूसरा क्या है, वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट AQAR। ये क्या होगा, ये है दिशा निर्देशों के अनुसार सभी HEIS को AQAR ऑनलाइन जमा करना होगा। 1 जनवरी 2019 से जो मेल या हार्ड कॉपी में AQAR जमा करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब 5 वर्ष की वैधता अवधि के साथ प्रत्यायन के प्रत्येक चक्र के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 4 AQAR जमा करने होंगे। लगातार 3 चक्रों के लिए A ग्रेड वाले हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए नैक द्वारा विस्तारित वैधता के मामले में, जिसमें वैधता अवधि 7 वर्ष तक बढ़ा दी गई, हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 6 AQAR जमा करना हो। केवल आपको क्या याद करना है, AQAR का आपको याद करना है ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बस इसके अलावा आपको केवल आपको क्या पढ़ लेना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। केवल ये इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसके पहले का जो हमने आपको बताया है कि IQ वाला, ये इसको पढ़ना है बस। यदि आप इतना कंप्लीट कर लोगे तो आप लगभग नैक के सभी टॉपिक को कवर कर चुके होगे। लगभग यदि जितने भी हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी यूनिट पढ़ा रहे हैं, उसमें से आप 90% से ऊपर सभी प्रश्नों को हल करने की
स्थिति में होंगे, तो मेहनत आपकी बहुत आवश्यक है। प्लीज आप अच्छे से करिए। कोई भी डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली बार हम नेक्स्ट आएंगे तो नया एक टॉपिक लेके आएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेके आएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।